हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज या फिर इसे ओलिगोएमनियोज ही बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये एक इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में प्रॉब्लम होती है। तो वो एक प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड डिफिशिएंट होता है और वो होता है सिर्फ 200 ml एट द टाइम ऑफ टर्म। जब टर्म जेस्टेशन होगा उस समय लेस देन 200 ml होता है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन वेयर लिकर एमनीआई इज डिफिशिएंट इन द अमाउंट। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है जिसमें होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिसिट होता है, यानी कि कम होता है और उसकी वैल्यू होती है 200 ml से भी कम एट द टाइम ऑफ टर्म। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर, लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है कि जैसे अगर ये एब्डोमेन है पूरा इस तरह से, तो इसके 4 ब्लॉक्स लिए जाते हैं और पर ब्लॉक कहलाता है डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। तो पहले एक बार इन दोनों के बीच में कंफर्म करा देते हैं कि क्या कैसे है। तो ये होता है डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट होती है लेस देन 2 सेंटीमीटर, यानी कि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसकी जो डेप्थ मिलती है वो मिलेगी लेस देन 2 सेंटीमीटर एक की, और इन चारों की मिला के होगी लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये चारों का हुआ और एक जो हुआ जो डीपेस्ट है वो होगा लेस देन 2 सेंटीमीटर। इसमें जब सोनोग्राफी होती है और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नापा जाता है तो उसमें फीटल पार्ट्स को और प्लेसेंटा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड का ही वॉल्यूम लिया जाता है। उसके बाद आता है एटियोलॉजी। सो एटियोलॉजी वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले आएंगे फीटल कंडीशंस कौन कौन से हो सकते हैं या फीटल कॉजेज कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आएगा फीटल एनोमलीज। अगर फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। फीटल में रीनल एजेनेसिस है, यानी कि किडनी में उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी है, यानी कि जो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह है वो कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। देन आफ्टर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो गया है, मतलब बेबी को विद इन द वूम जो है वो इन्फेक्शन हो गया है। कुछ ड्रग्स जो कि जैसे कि पीजी इनहिबिटर यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स या फिर एसीई इनहिबिटर्स जो कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, अगर वो दी जा रही हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि जो बेबी है वो टर्म जेस्टेशन को क्रॉस कर चुका है, मतलब वो 42 वीक से अबव है जेस्टेशनल एज उसकी, इसका मतलब वो पोस्ट मैच्योरिटी है। बिकॉज टर्म जेस्टेशन के बाद जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड वापस से कम होना शुरू हो जाता है, तो अगर पोस्ट मैच्योरिटी में भी हो सकता है। और आईयूजीआर यानी कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन अगर बेबी को है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटरनल कंडीशंस के बारे में। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, अभी जैसे इसमें बात करी कि ड्रग्स में एसीई इनहिबिटर जो होता है वो कॉज कर सकता है। तो अगर हाइपरटेंशन है तो उसमें हाइपरटेंसिव ड्रग्स कुछ ऐसी होंगी जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कॉज हो सके। डिहाइड्रेशन, अगर मैटरनल डिहाइड्रेशन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और आइडियोपैथिक, यानी कि कोई भी अभी नोन कॉज नहीं है, कुछ कॉजेज जो है वो नोन नहीं है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। टोटल क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, इसमें साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। क्या उसमें मेन होंगे, क्लासिक होंगे, वो होगा स्मॉलर यूट्राइन साइज। जो साइज ऑफ द यूट्रस है वो स्मॉल होगा अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ जेस्टेशन या एज ऑफ जेस्टेशन। फीटल लेस फीटल मूवमेंट, अभी बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है तो फीटल मूवमेंट उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीटस को भी प्रॉपर स्पेस चाहिए और उसमें वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही वो चारों ओर सराउंड करता है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो स्पेस भी इस हिसाब से कम हो जाएगी और इसकी वजह से फीटल मूवमेंट कम हो जाएंगे। यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस, इसमें क्लासिक साइन होता है कि यूट्रस जो होगा जब आप उसको फील करोगे, लाइक पाल्पेशन करोगे, तो आपको फील होगा कि इसमें फीटस ही फीटस है और इसमें जो है एमनियोटिक फ्लूइड वो फील ही नहीं हो रहा। इसका ये मतलब हुआ यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा कम होता है। माल प्रेजेंटेशन, बिकॉज स्पेस कम है विद इन द यूट्रस और उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, तो इसमें माल प्रेजेंटेशन में मोस्टली ब्रीच प्रेजेंटेशन दिखने को मिलता है। और आईयूजीआर,
यूजुअली इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है उसको। देन कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं? पहला होता है हिस्ट्री कलेक्शन। आप हिस्ट्री चेक करोगे कि मैटरनल कंडीशन क्या है, मतलब हाइपरटेंसिव तो नहीं है, या फिर उसको प्रीवियसली कोई ऐसी हिस्ट्री ना रही हो। आप इन सब चीज़ों के बारे में चेक करोगे। इन्वेस्टिगेशन में आपको यूट्राइन साइज, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आप यूट्राइन साइज वगैरह देख लोगे। उसके बाद पाल्पेट करोगे तो पता चल जाएगा कि यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड फील हो रहा है या नहीं। प्रेजेंटेशन भी पता चल जाएगी। अल्ट्रासाउंड में हम AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करेंगे, और DVT यानी कि डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट चेक करेंगे, तो उससे हमें कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो होते हैं कि कुछ ऐसे डायग्नोसिस और भी होते हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस पता चलता है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है। तो उसमें हो सकता है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में भी जैसे साइज ऑफ द यूट्रस कम होगा, और माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। और स्मॉल फॉर डेड बेबी, जिस मतलब एज के अकॉर्डिंग, जेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग बेबी का जो साइज है वो कम होगा, उसमें भी ये हो सकता है। देन आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इसके? तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होगा प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर वो है कि जब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वैसे यूजुअली होती है ये अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स की, बट जब ये एक्सीड कर जाए 18 आवर्स को, तब इसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। तो प्रोलॉन्ग लेबर एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मैटरनल को। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, बिकॉज इतनी सारी कंडीशंस हो रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो मदर है उसको LSCS के लिए जाना पड़े, इसलिए इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ये एक एज एन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो इसका मेन एक कॉज, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अबॉर्शन, बिकॉज फीटस को जो है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए। देन फीटल एबनॉर्मलिटी, फीटल एबनॉर्मलिटी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम की वजह से कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जैसे कि क्लब फुट वगैरह हो सकता है। उसके बाद पल्मोनरी डिस्ट्रेस, बिकॉज अभी फीटस को उतने प्रॉपर स्पेस नहीं है, इस वजह से उसको पल्मोनरी डिस्ट्रेस हो सकता है। कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, और हाई फीटल मॉर्टेलिटी रेट इसमें देखने को मिलता है। अबॉर्शन बिकॉज कॉमन है, और अगर कोई भी इसको कंडीशन होगी ऐसी, तो उसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि फीटस जो मॉर्टेलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ येस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, इसके नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।